नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनके नामकरण को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी जितनी भी हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की बात की जाए तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण का कार्य जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्यसन महोदय ने किया था। और इन्होंने हिंदी साहित्य के जो काल को 11 भागों में बांटा था। तो कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य के काल को कितने भागों में विभाजित किया डॉक्टर ग्यसन महोदय ने। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्यसन महोदय जी ने 11 भागों में क्या किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था। कौन कौन से? तो पहला भाग देखिए, कोई व्यक्ति आता है पहले तो चरण से, चरण काल कब से कब तक, 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक चरण काल। इसके बाद क्या होता है, 15वीं सदी से धार्मिक पुनर्जागरण, यानी कि दूसरा काल 15वीं सदी से धार्मिक पुनर्जागरण तक। तीसरा क्या हो गया, जायसी की प्रेम कविता। चौथा काल था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा था मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां था तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। और नौवां था 18वीं शताब्दी। 10वां था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां और अंतिम भाग था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न तो बन सकता है कितने भागों में इन्होंने बांटा, 11 भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा था? तो पहले भाग को इन्होंने चारण काल कहा। समय 7 13। देखिए, चारण क्या करता है आपके, चरण से चरण क्या करते हैं, 7 देते हैं। किसका? बोले 13। 13 7 क्या देगा? चरण देगा। चरण माने पैर, जहां भी जाओगे आपके साथ पैर जाएगा, चरण जाएगा। और चरण पहले पड़ता है, बस दिमाग में रखिएगा, कहीं भी आप जाएंगे सबसे पहले क्या करेगा, चरण पड़ेगा। तो चरण 7 तेरे, तेरे 7। ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पहला चारण काल 7 तेरे। ठीक है ना। और कभी कभी यह प्रश्न बन जाता है कि चारण नामकरण किसने दिया नाम, तो जॉर्ज ग्यसन ने। ठीक है ना। चलिए, दूसरा बात क्या होती है, 15वीं सदी का धार्मिक। तो दूसरी बात क्या आती है कि देखिए, चरण लेकर के हम लोग साथ साथ कहाँ जाते हैं, तेरे साथ जाते हैं, है ना। तो कहाँ, एक तो धार्मिक काम करने के लिए, तो 15वीं सदी धार्मिक। जायसी, ये किसके बाद तीसरी चीज क्या है, को तीसरा हर व्यक्ति को क्या प्राप्त करना चाहिए, यश प्राप्त करना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, ऐसी माने जायसी। चौथी चीज क्या है, किसर के काव्य को भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। तो चौथी बात ब्रज काव्य। पांचवा क्या है, दरबार से भी कुछ वास्ता होना चाहिए, दरबार से, मुगल दरबार। छठा क्या है, तुलसीदास का फुर्सत मिले तुलसीदास के काव्य को पढ़ो। 7 क्या है, साथ रीत का पालन करो, साथ रीत का पालन करो। और 8 तुलसी के बाद भी अगर समय मिल जाए तो 8वीं बात क्या है कि तुलसी के बाद की भी कुछ चीज़ें पढ़िए। 9 18वीं शताब्दी, नए 18वीं शताब्दी की भी कुछ चीज़ें उसको पढ़िए। 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 10 हिंदुस्तान, 10 कंपनी हिंदुस्तान। और 11 बात की करके 11 बात क्या करिए, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान की कुछ बातें हैं, उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो कहने का आशय यह है कि थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा कि चरण पहले, फिर 15वीं सदी, है ना। सबको एक ट्रिक बना लीजिएगा। ट्रिक क्या बन गया? तो ट्रिक यही बन गया क्या कि बोले 4:15 पर, तो 4 से हो गया चरणकार, 15 से हो गया 15वीं। ठीक है ना। 4:15 पर कौन? बोले जायसी क्या करते हैं, बोले जायसी ब्रज का संप्रदाय लेकर के कहाँ, बोले सर मुगल दरबार में तुलसी से मिलने के लिए जाते हैं। तो मुगल दरबार तुलसीदास से मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि रीति काव्य और तुलसी की प्रवृत्ति 18 जो है कंपनी क्या कर रहे हैं, महारानी विक्टोरिया के पास जा रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या, बोले 4:15 पर कौन, बोले जायसी क्या करता है, ब्रज का किस संप्रदाय लेकर के मुगल दरबार में
तुलसीदास जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि रीत काव्य है ना और तुलसी की प्रवृत्ति 18 कंपनी क्या कर रही हैं, बिल्कुल विक्टोरिया में जा रही हैं, विक्टोरिया में जाने के लिए तैयार हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, 4 से हो जाएगा 4 गियर्स 4 काल है ना, 15 से हो जाएगा 15वीं शताब्दी, जायसी से हो जाएगा जायसी जी की प्रेम कविता, क्या करते हैं ब्रज का काव्य, ब्रज का किस संप्रदाय, मुगल दरबार से हो गया, मुगल दरबार में किसके तुलसी के पास जाते हैं तो तुलसीदास हो जाएगा। वहाँ पे क्या देखते हैं रीत काव्य के, तो रीत काव्य हो जाएगा। और तुलसी की प्रवृत्ति कितने 18 शताब्दी 18वीं शताब्दी की है ना, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के पास जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे थोड़ा सा क्लू बना लीजिएगा, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी के आरंभिक काल को चरण काल के नाम से अभिहित किया है। चरण काल गियर्सन ठीक है। 4 सन किसके थे, 4 सन दशरथ जी के थे, दिमाग पर रख लीजिएगा 4 सन ठीक है ना। आगे अब गियर्सन ने चरण काल के अंतर्गत जो है 9 कवि हैं, उन 9 कवियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, आनंददास, चंद्र जगनिक, जोधाराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ठीक है ना। अब गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, यानी कि प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। ठीक है ना। और गियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है, अलग अलग आधार पर काल का नामकरण किया है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। आगे बात करें काल विभाजन से संबंधित, तो मिश्र बंधु हैं। यही मिश्र बंधु कौन, 13 मिश्र बंधु 1913 वाले, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, जिन्होंने 45 से 91 कवियों का विवरण किया, वही मिश्र बंधु क्या करते हैं, अब काल का विभाजन करते हैं। और काल का विभाजन करते हैं तो बड़े अलग तरीके से करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काल का विभाजन जब किया हिंदी साहित्य इतिहास को, तो 5 भागों में, पहले मुख्य 5 भागों में बांटा और फिर 5 को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया। अब 5 में पहले क्या है, प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। कैसे दिमाग में रखें, तो एक ट्रिक बनाइए। क्या ट्रिक बनाइए, अपनी शिक्षा से जोड़िए। बोलिए हाँ सर, शिक्षा कैसे, बोले सर पहले तो हमको प्रारंभिक शिक्षा मिली, फिर कौन सी शिक्षा मिली, फिर माध्यमिक शिक्षा मिली। इसके बाद क्या हो गया, जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिली तो क्या हो गया, अलंकृत हो गई, शिक्षा से अलंकृत हो गया। व्यक्ति शिक्षा से अलंकृत हुआ तो उसके अंदर परिवर्तन आया, और जब परिवर्तन आ गया तो क्या किया, उसने वर्तमान स्वरूप को धारण कर ले लिया। ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि अलंकार के परिवर्तन से वर्तमान स्वरूप आपको दिख रहा है। ठीक है ना। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी पद से अलंकृत हो गए, किसी आभूषण से अलंकृत हो गए, तो आपके अंदर एक परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन का जो स्वरूप है वही वर्तमान स्वरूप है। तो कहने का आशय क्या है कि आप प्रारंभिक शिक्षा लीजिए, प्रारंभिक के बाद माध्यमिक शिक्षा लेंगे, और माध्यमिक शिक्षा के बाद क्या हो गया, तुरंत आपको अलंकृत हो गए, आपको नौकरी मिल गई, अलंकृत हो गए, और अलंकृत हो गए, नौकरी मिल गई, तो आपके अंदर परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन से आपका जो वर्तमान स्वरूप है दिख रहा है। तो ऐसे दिमाग में थोड़ा सा बनाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो जो मिश्र बंधु का काल विभाजन है इतने आसानी से याद होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बात करें प्रारंभिक काल की, तो प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। देखिए कभी कभी तो यही प्रश्न आ जाता है कि प्रारंभिक काल का समय बता दीजिए। अगर प्रारंभिक काल के समय की बात करते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ से, बोले सर 700 से लेकर के 1444 तक। कितना, 700 से लेकर के 1444 तक, 1444 तक ये प्रारंभिक काल है। ठीक है ना। लेकिन माध्यमिक काल बोले 1445 से ले लीजिए, और 1445 से लेकर कहाँ चलेंगे, 1680 तक, 45 से 80, 45 से 80, 1680 तक। ठीक है ना। और अलंकृत काल की जब बात करेंगे 1681 से लेकर के 1889, 1681, 1889 अलंकृत होता है, और परिवर्तन 1890 से 1924, और वर्तमान काल 1926 से लेकर के अब तक जो है ये वर्तमान काल है। ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। अब इसको कैसे दिमाग में बैठा है, अगर आपसे कहीं भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पूर्व, ठीक है ना, उत्तर, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक, अलंकृत काल, तो आप देखिए एक आपको डंडी मिल जाती है ऐसे, 7 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 बाद 16 बाद 17 18 बाद 19, बिल्कुल आप इस क्रम में देख लीजिएगा, 7 13 14 15 16 17 18, और आगे देखिए वर्तमान में आपको 19 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो यानी कि जो
आपको विकास इन्होंने विभाजन किया है वो 7 के बाद 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 और 19 लगातार है, ठीक है ना। और आपको जो क्रम है इसको बैठाना पड़ेगा, पूर्व उत्तर पूर्व प्रौढ़ पूर्व उत्तर, ठीक है ना, ऐसे बैठा लीजिएगा। 6 तो आपको ऐसे मिल जाएंगे 3 में, 7 आपको अलग से मिल ही रहा है, 8 आपको अलग से मिल रहा है, तो ठीक है क्या करिए, बोले 7, 13, 14, 15, 16, 17, 3 में आ जाइए 7, ठीक है ना। अब देखिए 7 43, 7 कब कर रहो, बोले सर 7 हम 43 साल तक थे, है ना, पूर्व में 7 43 साल तक, पूर्व में 7 क्या था 43 साल तक था। अब उत्तर में क्या हो गया, उत्तर में तो हो गया 44 44 44 44 में क्या हो गया, टाँ फिस हो गया, 4 4 टाँ फिस हो गया, 44 44 हो गया, यानी कि क्या हो गया 4 4 करके टाँ फिस हो गया, ठीक है ना। बस दिमाग में रखिएगा कि पूर्व प्रारंभिक में क्या हो गया 7 7 हम लोग रहते थे 43 साल तक, लेकिन जैसे 44 लगा 44 में क्या हो गया टाँ फिस हो गया, 44 44 44 काट दीजिए, 44 को 44 से काट दीजिए, यानी कि क्या हो गया लोग अलग अलग रहने लगे, ठीक है। दूसरा आइए, अब क्या करते हैं 14 से 45, 14 45 से क्या होता है माध्यमिक में मध्य में क्या होता है 45 से 60 के बीच, 45 से 60 के बीच में क्या होता है, मध्य में व्यक्ति रहता है, मध्य का मतलब ना तो बहुत लगाव है ना तो बहुत जुड़ाव है, क्या है मध्य है। 45 से 60 के बीच में व्यक्ति क्या है, एक मध्य लाइफ है ना। पूर्व मध्य लाइफ कहाँ से, बोले सर पूर्व मध्य लाइफ 45 से 60 वर्ष की लाइफ है, पूर्व मध्य लाइफ है। अच्छा, अब प्रौढ़ लाइफ कैसे होगी, तो बोले प्रौढ़ लाइफ क्या होगी 15 61 से, है ना, 61 से 80, 61 से 80, 61 से 80, बस दिमाग में रखिएगा। बोल रहे हैं कि पूर्व मध्यम लाइफ 45 से 60, 45 से 60 वर्ष यानी कि रिटायर होने के पहले क्या होती है, एक मध्यम लाइफ है 45 से 60 के बीच में। और प्रौढ़ लाइफ क्या हो जाती है 61 से, जैसे आप रिटायर होते हैं मान लीजिए 61 से 80 तक की जो लाइफ होती है बल्कि प्रौढ़ मध्य हो जाती है, जो कुछ भी रहता है वो भी ब्रेक हो जाता है। 61 से 80 प्रौढ़, ठीक है, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है प्रौढ़। आइए अलंकृत की बात करें तो अलंकृत कब, बोले 16 16 81, कोई जो सोरा है सोरा किशोर क्या कर रहा है 81 अलंकार कर रहा है ना। और 17 वर्ष वाला जो छोरा है वो क्या कर रहा है, वो 90 अलंकार कर रहा है, 99 अलंकार। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा क्या, बोले सर जो 16 वर्ष का है वो 81 अलंकार कर रहा है, पूर्व अलंकार 81, 16 वर्ष के पूर्व 81 अलंकार, और 17 वर्ष के पूर्व क्या करता था 90 अलंकार करता था, यानी कि 17 90, 16 90 से 16 81 से 17 90, तो 16 81 17 90, 16 81 17 90, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उत्तर में क्या हुआ, उत्तर में 16 17 वाला 91 और 18 वाला 89 में 81, है ना, 17 91 18 89, 17 91 18 89। अब परिवर्तन क्या होता है, देखिए मित्र परिवर्तन तो यही होता है कि आप 90 से घट करके कहाँ पे आ जाए 24 पे आ जाए तो बड़ा परिवर्तन है ना। जो गलती क्या करते थे आप 90 क्वेश्चन गलती करते थे, अब आपसे 24 क्वेश्चन केवल गलत हो रहे हैं, तो बड़ा परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन है। क्या बोले सर 90 से घट करके अगर 24 पे आ जाए तो बहुत परिवर्तन है, कि 90 गलती से घट करके 24 गलती केवल हो तो क्या है परिवर्तन है। और परिवर्तन के बाद क्या होता है वर्तमान क्या है, वर्तमान में भैया क्या है वो 26 है, क्या है 26 है, और अब तक 26 चल रहे हैं। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2-3 बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और इतना इसके पीछे भी नहीं पड़ना कि यही आ ही जाएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बनता है तो इतना दिमाग लगाएंगे 4 विकल्प में से एक विकल्प आपको टच कर जाएगा, ठीक है ना। चले आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विभाजन। तो आचार्य राम शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य इतिहास के जो विभाजन है उसको 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। और चारों का नाम दिया है आदिकाल, जिसे दोहरा नामकरण भी इन्होंने किया है। तो आदिकाल कहा, उसके साथ साथ वीरगाथा काल कहा, दूसरा पूर्व मध्यकाल कहा और उसी के साथ साथ इसको भक्ति काल भी कहा, उत्तर मध्यकाल कहा और उसी के साथ साथ रीत काल भी कहा, आधुनिक काल कहा और आधुनिक काल के साथ साथ इसे गद्य काल भी कहा। कहने का आशय है एक प्रश्न तो आपका ही बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में, बोले सर
4 भागों में बांटा। राम 4 भाई थे, राम 4 भाई थे तो 4 भाग, ठीक है ना। दूसरी बात क्या किया, इन्होंने दोहरा नामकरण की प्रणाली शुरुआत की। दोहरा नामकरण मतलब एक काल के 2 नाम दिया, आदिकाल दीर्घाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल, आधुनिक काल गद्य काल कहा, ठीक है ना। इसे दिमाग में रखिएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन्होंने जो समय बताया उस समय को सम्मत में बताया, ठीक है। सम्मत में क्या बताया, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से 1984 विक्रम सम्मत बताया है, ठीक है ना। सम्मत दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या ये 1050 से 1375, 1375 17, 17 से 19, 19 से 1984 तक बताया है, ठीक है। अब इससे कैसे दिमाग में रखें, तो एक ट्रिक थोड़ा सा बना लीजिएगा कि एक तो ट्रिक हो गई अपुआ, अपू उ आ, अपुआ, आदि पूर्व उत्तर मध्य उत्तर आधुनिक, आदि पूर्व उत्तर आधुनिक, ठीक है ना। और दूसरा है वीर भरी गद्य, वीर भरी गद्य, वीर भरी गद्य, वीर भक्ति रीत गद्य, ठीक। तीसरा आप लोग एक बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं कि आदिकाल के पूर्व में मध्य था और उत्तर में आधुनिक था। क्या बताए सर, रामचंद्र के आदि में क्या था, पूर्व मध्यकाल था, रामचंद्र के उत्तर में आधुनिक काल था। जैसे दिमाग में आ जाए उस तरह से आप बैठाने की कोशिश करिएगा, आशा है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया तो इसको एक बढ़ा दिया। उन्होंने 4 भाग में कहा, इन्होंने 5 भागों में कहा और पहले काल का नाम इन्होंने संधि काल कहा, है ना। और पूछा भी जाता है कि संधि काल किसने दिया, तो संधि काल किसने दिया, राम कुमार। और एक आप देखे होंगे ना, जब अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता है ना, तो संधि के लिए कौन बात करते हैं, राम के कुमार यानी कि और कुछ कहते संधि कर लो, है ना, घोड़ा की बात। तो संधि काल दिमाग में रख लीजिएगा, राम कुमार, ठीक है ना। दूसरा चारण काल, अभी आपने देखा कि चारण काल किसने कहा है, राम जी ने, राम के कुमार ने भी कहा है, चाहे संधि करो चारण अथवा रण करो, ठीक है ना, चारण। और चारण गियर्सन ने भी कहा है, तो दिमाग में रखिएगा। तो चारण काल को गियर्सन ने भी कहा और राम कुमार वर्मा जी ने भी कहा। तो पहला संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा क्या है भक्ति काल, चौथा रीत काल और 5वां है आधुनिक काल। तो भक्ति रीत आधुनिक, ठीक है ना। क्या है, कह सकते हैं कि संचाभरिया, क्या हो गया, संचाभरिया, संचाभरिया। सन से संधि काल, चा से चारण काल, भा से भक्ति काल, री से रीत काल, आ से आधुनिक काल। तो क्या हो गया, संचाभरिया, ठीक है ना। अब इसके समय को देखिए, समय की बात करें तो सम्मत कब से, बोले 750 से 1000 विक्रमी सम्मत क्या है, संधि काल है, ठीक है ना। 750 से 1000 क्या है, संधि काल। 1000 से 1375 क्या है, चारण काल है। अब बाकी सेम वही है, 1375 से 17 भक्ति काल, 1700 से 19 रीति काल और 1900 से अब तक जो है आधुनिक काल है। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या संचाभरिया, ठीक है ना। 750 से 1000, 1000 से 1375, 1375 17, 17 से 19, 19 से अब तक, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, ठीक। अगले जो बात करें हम लोग विद्वान की, तो विद्वान है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने, और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है ना। यही डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त है जिन्होंने क्या किया, 1965 में क्या किया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। अब जब कोई व्यक्ति वैज्ञानिक इतिहास लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका विभाजन तो थोड़ा सा हटकर होगा, और इनका विभाजन थोड़ा सा हटकर है। हटकर क्या है कि इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया 4 भागों में किया, ठीक है ना। तो 4 भाग में कौन, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी कि जो आपने देखा कि नामकरण हुआ था, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो दूसरा नामकरण किया था उसके साथ साथ दूसरा नाम दिया था। तो पहले के अलावा पहला है ना वीरगाथा उन्होंने कह दिया था, तो आदिकाल है ना, आदिकाल, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, आधुनिक काल कहा। और क्या कहा इन्होंने, इसको सन में, ईस्वी सन में इसके समय को बताया, ठीक है ना। आदिकाल क्या हो गया, 1184 से 1350, है ना, 1184 से 1350।
पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर के 1857 तक, आधुनिक काल की बात करें 1857 से अब तक। ठीक है ना। तो आदिकाल 1184 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 16, 16 से 1857, 1857 से अब तक। ठीक है ना। और इसको भी अपुआ आप कह सकते हैं। अपुआ क्या है? गणपति तो अपुआ है। अपुआ उवा अपुआ। गणपति माने गणपत चंद्र गुप्त का। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, अपुआ। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। आशा है कि आपको याद करने में बहुत सुविधा मिलेगी। अगले जो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास काल को बहुत अलग ढंग से विभाजित किया है, डॉक्टर नागेंद्र जी ने। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अनुसार काल विभाजन कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने क्या किया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को क्या कहा? 7वीं शताब्दी से 14वीं, 7 से 14। भक्तिकाल की बात करें तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। रीतकाल की बात करें तो 17 से 19वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल की बात करें तो 19 से मध्य तक। ठीक है ना। अब जब यही आधुनिक काल है, इसी आधुनिक काल को भी इन्होंने क्या 4 भागों में बांटा और फिर 4 को 2 भागों में और बांटा। आधुनिक काल में इन्होंने पुनर्जागरण काल या भारतेंदु 1857 से 1900, जागरण सुधार काल यानी कि द्विवेदी काल 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1938, छायोत्तर काल है ना। और छायावादोत्तर काल में भी प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53 और नवलेखन काल 1953 से अब तक। ठीक है ना। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आदिकाल 7 से 14, भक्तिकाल 14 से 17, रीतकाल 17 से 19, आधुनिक 19 से अब तक। अब देखिए भारतेंदु काल का समय बोले सर 1857 से 1900 तक, द्विवेदी योग 1900 से 1918, 1918, छाया है तो 1918 से 1938, 18 से 38। और छायावादोत्तर काल की बात करें तो छायावादोत्तर काल में एक तो प्रगति प्रयोग काल 38 से 53 और नवलेखन काल 1953 से अब तक। कैसे दिमाग में रखें तो देखिए, एक तो आपको यही बन रहा है क्या? अभरिया, अभरिया, अभरिया है ना। आदि भक्ति रीति आधुनिक। और इसमें क्या होता है? पूजा क्या है? पूजा छाई है किस पे? प्रगति और नवलेखन में। तो पूजा क्या है? बोले सर पूजा छाई है प्रगति और नवलेखन में। तो पू से पुनर्जागरण काल भारतेंदु 57 से 19, 1857 से 1900, जा से जागरण सुधार काल है ना 1900 से 1918 में, छाई है छायावाद काल 1918 से 1938। ठीक है ना। फिर छायावादोत्तर काल है ना किसमें? बोले प्रगति और नवलेखन में। तो प्रगति का 1938 से 1953 और नवलेखन 1953 से अब तक। ठीक है, दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य काल विभाजन किया गया कुल 4 भागों में किया गया। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अपभ्रंश काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतकाल, चौथा है आधुनिक काल। कैसे दिमाग में रखें तो देखिए, बच्चन की बात करें तो क्या है? अभरिया, अभरिया है। बच्चन क्या है? अभरिया है, अभरिया है। आ से हो गया अपभ्रंश काल, भा से हो गया भक्ति काल यानी कि 1400। ठीक है, 1400 से 1650 ईस्वी में। रीतकाल की बात करें 1650 से 1857 में। और आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल हो गया 1857 से अब तक। ठीक है ना। तो बच्चन का आपने देखा कि 4 भाग, अभरिया, अभरिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो विद्वानों द्वारा बताए गए काल विभाजन और उनके नामकरण को आसानी से याद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।